हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज से जो प्रैक्टिस हम लोग सॉल्व करेंगे मेक आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया जाएगा और इसके अंतर्गत जीएस वाले सेक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। देखिए, इसके साथ साथ अभी ये सोचा जा रहा है कि जो फुल टेस्ट सीरीज़ है वो तो कराया जा रहा है, उसके साथ साथ जो सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है उसको भी कराया जाए, जिससे कि सब्जेक्ट जो आपके किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी डाउट हो या फिर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो वो भी उसके साथ साथ चलते रहें। बाकी आपका फुल टेस्ट तो चल ही रहा है, तो आप लोग फीडबॉक्स अपना दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग क्या चाहते हैं कि ये फुल टेस्ट सीरीज चेक कराया जाए या फिर सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज जो होते हैं वो से भी कराया जाए। ठीक है, बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उसके देखिए, इसमें कोशिश आप लोग ये करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और लास्ट में एनालिसिस ज़रूर कर लिया करें कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं और अभी आप लोग की स्थिति क्या है। ठीक है, और जो भी सेक्शन आप लोगों को कमज़ोर लगे या फिर से ऐसा लगे कि वहाँ पे के जो क्वेश्चंस है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम हो रही, तो उसे आप लोग ज़रूर देख लिया करें। ठीक है, और इसमें भी जो आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस लगे उसको आप लोग नोट डाउन कर किया करें और जो भी एक्सप्लेनेशन है उसका वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस आपके टेस्ट सीरीज में कराए जा रहे हैं वो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाए, लेकिन हाँ ये है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसलिए जो है कि जितना ज़रूरी आपका टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं उतना ही ज़रूरी आपका एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि उसको अच्छे से आप लोग किया करें। और इसमें देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले सेक्शन को कवर किया जाएगा, अर्थात दोनों जो है बाइलिंगुअल कराया जाएगा। तो जो लोग जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो लोग आप बैड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके उसके बारे में पता कर सकते हैं। और देखिए, अभी जो है जो भी कोचिंग सेंटर्स वगैरह द्वारा जो टेस्ट सीरीज नए वाले टेस्ट सीरीज शुरू किए जा रहे हैं, तो जैसे ही वो टेस्ट सीरीज वहाँ पे कोचिंग से इंस्टीट्यूट में कंप्लीट करा दिए जाएंगे, उसके बाद वो सारे टेस्ट सीरीज आप लोगों को पेड ग्रुप में मिल जाएंगे और वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो भी बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो आपका पेड ग्रुप है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर से टेलीग्राम चैनल पे आकर के उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी, ये आपको बताना है। इल्बर्ट बिल विवाद, श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और सर विलियम हंटर की दक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका हो जाएगा श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम। यह कब लाया गया था? श्रमिकों की दशा को सुधार करने के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम जो है यह 1881 में आया था, 1881 में। बाकी इल्बर्ट बिल विवाद यह आपका आया था, इसको जो समाप्त किया गया था 1882 में इसको समाप्त किया गया था। ठीक है, बाकी इल्बर्ट बिल विवाद जो है 1882 में आया था। ठीक, बाकी आपका वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये भी आपका 1882 का ही है, 1882 का ही है आपका वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। बाकी जो इल्बर्ट बिल विवाद है यह 82-83 में देखने को मिलता है और इसको 1883 में समाप्त कर दिया गया था। और विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का जो गठन किया गया था यह किया गया था 1882 में, 1882 में। तो इसमें क्या पूछा है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? इसमें श्रमिकों की दशा को सुधार करने के लिए 1881 में कारखाना अधिनियम पारित किया गया था और ये सभी जो घटनाएं हैं वह रिपन के समय की हैं, ये भी याद रखेगा। ठीक है, रिपन के समय की, सब सही आंसर इसका भी हो जाएगा। बाकी इंग्लिश वाला ही सेक्शन आप लोग देख लीजिएगा। हमसे कहा गया कि अंग्रेज साम्राज्यवादी प्रजाति के हैं तथा हम पर शासन करना उनका ईश्वर प्रदत्त अधिकार है। प्रजाति के शेर जैसे गुणों को दिखाना प्रारंभ कर देंगे, यह कथन किसका है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू का। यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा। और इनके द्वारा चार्ल्स वुड जो 1859-66 में आया था, ठीक है, जिसमें समस्त अपने शिक्षा देते हैं कि जहाँ भी एक प्रभावी जाति, इसमें कहा गया है जहाँ भी एक प्रभावी जाति एक अन्य जाति पर राज करती है तो सरकार का मुकद्दर स्वरूप हो जाता है। ठीक, बाकी जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमसे यह कहा गया कि अंग्रेज साम्राज्यवादी प्रजाति हैं
और हम पर शासन करने का उनका ईश्वरीय प्रदत्त अधिकार है। ठीक है। बाकी अगर बात करें हम अनिल सील, इनके द्वारा कहा गया था कि मनोनयन, प्रतिनिधित्व एवं चुनाव जैसी व्यवस्थाएं भारतीयों को साम्राज्यवादी शासन का अंत करने के लिए सूचीबद्ध करने के लिए क्या है, प्रतिबद्ध हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, ऑप्शन है इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक उद्योगों का विकास के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। भारत में पहला सूती वस्त्र मिल खोला गया 1853 कवासजी नानाभाई के द्वारा बम्बई में। भारत की पहली जूट मिल 1855 रिजसरा बंगाल में खोली गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसका अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प इसके बारे में सही हैं। ठीक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में बड़े पैमाने पर आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गई और इसी के परिणामस्वरूप देश में जो मशीनें हैं, ठीक है, विदेशी मशीनों का प्रारंभ हुआ, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे लाया गया और भारत के विभिन्न जगहों पर इनकी स्थापना भी की गई थी, जिसके अंतर्गत भारत में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1853 में कवासजी नानाभाई ने किया था मुंबई में, और जूट मिल की स्थापना 1855 रिसरा पश्चिम बंगाल में किया गया था। ठीक है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। चौरी चौरा कांड के बारे में देखिए, चौरी चौरा कांड के बारे में, इन हिंसक घटनाओं में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। यह घटना फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में हुई थी। इस घटना के बाद गांधी जी का बहुप्रतीक्षित सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 4 साल के लिए स्थगित हो गया। कौन सा विकल्प इसका सही है बताना है। देखिए इसका जो कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। पहला दूसरा इसका सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। तीसरे में क्या कह रहा है कि इस घटना के बाद गांधी जी का बहुप्रतीक्षित सविनय अवज्ञा आंदोलन 4 साल के लिए स्थगित हो गया। पहली बात तो ये है कि इस समय जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं चल रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये आपका इस घटना के बाद गांधी जी का जो बहुप्रतीक्षित सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसे 4 साल नहीं बल्कि 6 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। ठीक है। तो सही आंसर इसका पहला दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। बाकी इसके बारे में अगर हम कुछ और देखें तो यहाँ पर स्वयंसेवक दलों के कुछ नेताओं को बुरी तरह से पीटा गया। लोग शराब की बिक्री और खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि का विरोध करने के लिए जो प्रदर्शनकारी हैं उनका नेतृत्व कर रहे थे। इसके साथ साथ पुलिस ने गोली चलाई और पुलिसों की गोलाबारी से सारे लोग उत्तेजित हो गए और थाने में घुस करके वहाँ पर आग लगा दिए, जिसके बाद 22 पुलिसकर्मी मारे गए, जिससे क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको स्थगित कर दिया। कह सकते हैं कि उसको वापस ले लिया। तो सही आंसर इसका पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है, क्योंकि इसको 4 साल नहीं बल्कि 6 साल के लिए स्थगित किया गया था। मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना के बारे में देखिए, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा कक्षा 8 के बाद ही दी जाएगी। कक्षा 2 से 7 तक की शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए। शिक्षा हस्त उत्पादित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। मूलभूत शिक्षा की जो वर्धा योजना है यह कब आई थी, इसे लाया गया था 1987 ईस्वी में। ठीक है। और इसमें पाठ्यक्रमों के आधार पर दस्तकारी को सम्मिलित करने की बात की गई थी। शिक्षा हस्त उत्पादित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, इसकी भी व्यवस्था की गई थी। उसके साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की प्रथम 7 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई, और यह जो शिक्षा है मातृभाषा में दी जाए, और 2 से 7 तक की शिक्षा का जो माध्यम वो हिंदी हो, और अंग्रेजी भाषा में शिक्षा 8 के बाद दी जाए। ठीक है। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका बी हो जाएगा। तीनों विकल्प वर्धा योजना के बारे में सही है। नील आंदोलन के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प गलत है। अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का पहला जुझारू और संगठित नील विद्रोह आंदोलन था। किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर झूठे करार द्वारा नील की खेती करवाई जाती थी। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण द्वारा गरीब किसानों की दयनीय स्थिति का मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया। नील आंदोलन की शुरुआत 1759 ईस्वी के मध्य बड़े नाटकीय ढंग से हुई थी। कौन सा विकल्प इसका सही गलत है ये बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, इसमें क्या कह रहा है कि नील आंदोलन की शुरुआत 1759 के मध्य में बड़े नाटकीय ढंग से हुई थी, आपका गलत है, यही गलत है। ठीक है। क्योंकि नील आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1759 नहीं बल्कि 1859-60 में नील आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो डी इसका गलत हो जाएगा। बाकी विकल्प आपके सही हैं। ठीक है, बाकी विकल्प आपके सही हैं। एटक के बारे में देखिए, इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। लाला लाजपत राय को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेसी एवं स्वराजवादी नेता चित्तरंजन दास के द्वारा इसके तीसरे एवं चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। कौन सा विकल्प एटक के बारे में सही है। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा तीसरा। एटक की अगर बात करें या फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की,
तो इसकी जो स्थापना की गई थी 31 अक्टूबर 1920 को, 31 अक्टूबर 1920 को इसका स्थापना हुआ था एटक का, ठीक है। और कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय एटक के पहले अध्यक्ष और दीवान चमन लाल इसके महासचिव बनाए गए थे। लाला लाजपत राय ऐसे पहले नेता थे जिनके द्वारा पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया गया था, और इन्होंने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद की जुड़वा संतानें कहा था। तो याद रखिएगा, इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो चित्तरंजन दास हैं, इनके द्वारा एटक के तीसरे और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगर पूछ ले कि पहले एटक के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो जो है लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था, ठीक है। और महासचिव चमन लाल जो दीवान थे, उनके द्वारा महासचिव के पद को सुशोभित किया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। स्थापना 1920 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको कौन सा विभाग दिया गया था? इनको उप प्रधानमंत्री ने बनाया गया था, उसके साथ साथ गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी इन्हीं के पास था, ठीक है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें, इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यह उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। और जयराम दास दौलत राम को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था, ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्री। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। कांग्रेस का कराची अधिवेशन के बारे में देखिए, वल्लभ भाई पटेल इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। इस अधिवेशन के 6 दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए इस अधिवेशन का आयोजन किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता, ठीक है, इसको स्वीकृति प्रदान करने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन 29 मार्च 1931 को कराची में आयोजित किया गया था, और वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसे 6 दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। बाकी इसके बारे में अगर और देखें तो गांधी जी ने इन लोगों को बचाने का प्रयास किया था, लेकिन इनका जो प्रयास है असफल रहा। और यही वजह है कि यह जो बचाने में असफल रहे थे, तो महात्मा गांधी कराची जब जा रहे थे तो रास्ते में इनको हर जगह पे काले झंडे दिखाए गए थे, और वहाँ से जो है जाने की इनको हिदायत दी गई थी, क्योंकि इनके द्वारा जो गांधी इरविन समझौता किया गया था, कि इरविन से जो बात किया गया था, उसके फलस्वरूप भी इन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को यह नहीं बचा पाए थे, जिस कारण भारतीय जनता जो थी उसमें आक्रोश था, ठीक है। तो याद रखिएगा, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है। बाकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी, ये भी याद रखिएगा। इसमें देखिए, इसमें आपको क्रम से लगाना है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना और बंगाल का विभाजन, इनको क्रम से लगाना है। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट या प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम की बात करें, इसका स्थापना किया गया था 1904 ईस्वी में। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट का जो स्थापना हुआ था 1899 में किया गया था, 1899 में। विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना 1902 में किया गया था, 1902 में। और बंगाल का जो विभाजन है वह 1905 में हुआ था। इसका सही आंसर 2 3 1 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। अगस्त प्रस्ताव के बारे में देखिए, कौन सा एक इसमें से सही नहीं है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार, कांग्रेस के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट मुख्य लक्ष्य रखा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया। कौन सा विकल्प इसका गलत होगा, ये बताना है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। कांग्रेस के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो कि गलत है। अगस्त प्रस्ताव का कांग्रेस द्वारा विरोध किया गया था, ठीक है। और अगस्त प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो की घोषणा के द्वारा अगस्त प्रस्ताव जो घोषणा की गई थी, इसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। मतलब कह सकते हैं कि अगस्त प्रस्ताव जब आया था उस समय भारत का जो वायसराय था लिनलिथगो था, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जो अगस्त प्रस्ताव में जो प्रावधान थे, कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, इसमें कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। और इसमें भी कहा गया था कि युद्ध के बाद विधानसभा का गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः भारतीय अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान के निर्माण की रूपरेखा को सुनिश्चित कर सकेंगे। और इसमें ये भी कहा गया था कि संविधान ऐसा होगा कि रक्षा, अल्पसंख्यकों के हित, राज्यों से संधियां और अखिल भारतीय सेवाएं इत्यादि मुद्दे जो है भारतीयों के अधिकार का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा बी गलत है, क्योंकि कांग्रेस द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया था। नेक्स्ट देखिए, हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में कौन सा विकल्प सही है। सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसी समय कांग्रेस विचारधारा को लेकर के 2 गुटों में विभाजन हो गया था। गांधी जी सक्रिय राजनीति से बाहर हो चुके थे और वे हरिजनों के उन्नयन के कार्य करते थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा?
वो आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। बाकी हरिपुरा जो अधिवेशन है, हरिपुरा अधिवेशन की बात करें 1938 में हुआ था, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था, इसकी 1 साल बाद 1939, ठीक है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, तीनों विकल्प गलत है, सॉरी तीनों विकल्प सही है। पूना पैक्ट के बारे में देखिए, इसने दलितों को राजनीतिक हथियार बना दिया, हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अंधकार युग को जारी रखा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, कूट के हिसाब से आपको सही, 1 सेकेंड, कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है। पूना समझौता ने हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अधिकांश युग को जारी रखा और इसने कई समस्याओं को जन्म दिया। इसने दलितों की राजनीतिक हथियार बना दिया। इसके अतिरिक्त अगर कुछ और हम देखें तो इसने संयुक्त निर्वाचन में वास्तविक दलितों को हराकर हिंदू जाति संगठनों का एजेंट बना दिया और केवल उन दलितों की चुनाव जीत को पक्का किया जो उन्हीं संगठनों के एजेंट या हथियार थे, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों विकल्प इसके सही हैं। प्रार्थना समाज के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही है। 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस सभा के नाम से इसे धार्मिक समाज का शुभारंभ किया गया। 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसमें सामाजिक सुधारों की अपेक्षा धार्मिक सुधारों पर अधिक बल दिया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इसमें सामाजिक सुधारों की अपेक्षा धार्मिक नहीं, बल्कि इसमें धार्मिक सुधारों की अपेक्षा सामाजिक सुधारों पर अधिक ध्यान दिया गया था, ठीक है। इसमें जो ध्यान दिया गया था, किसमें ध्यान दिया गया था, इसमें जो है सामाजिक सुधारों पर अधिक बल दिया गया था धार्मिक सुधारों की अपेक्षा, ठीक। बाकी महाराष्ट्र में इसका स्थापना किया गया था और 1860 में इस सभा का विघटन हो गया और परिवर्तित संशोधित 1867 में प्रार्थना समाज के नाम से जाना गया, ठीक है। ये प्रार्थना समाज की बात कर रहा है, ठीक। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका जो है वो सी हो जाएगा, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत। नेक्स्ट देखिए, ये जो घटनाएं हैं इन सभी को क्रम से लगाना है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम कब आया था, यह आया था 1856 ईस्वी में। मातृत्व लाभ अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम है 1961 का, 1961 का। हिंदू दत्तक प्रबंधन अधिनियम, यह 1956 का है, 1956 का। बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है 1978 का है, 1978 का। इसका जो सही आंसर है वह 1, 3, 2, 4 बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। यह कथन किसका है, किसने कहा था, यह जो कथन है यह आपका विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर का है, ठीक है, वीटी सावरकर का। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। ग्वालियर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था तात्या तोपे ने, मथुरा में किया था देवी ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। सही आंसर जो है इसका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन सी हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इन सभी को आपको क्रम से लगाना है, ठीक है, इन सभी को क्रम से लगाना है, ठीक। देखिए, अगर हम बात करें बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया गया था 1843 में, 1843 में। जमींदारी एसोसिएशन, इसका स्थापना 1838 में, ठीक है, 1838 में किया गया था। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, बंग भाषा प्रकाशिका सभा का जो स्थापना है यह किया गया था आपका 1836 में, 1836 में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसका स्थापना 1851 में किया गया था, 1851 में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रमुख नेताओं को उदारवादी नेता की संज्ञा दी जाती है। रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस, अरविंद घोष या फिर बदरुद्दीन तैयबजी। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसमें बताना है कि किन्हें उदारवादी नेता के नाम से या रूप में जाना जाता है, ठीक है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 4। कौन कौन है इसमें, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक। इसमें देखिए, जो उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चालू हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले, सभी जो है उदारवादी नेता थे। जबकि उग्रवादी नेता के अंतर्गत
आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, उसके साथ साथ अरविंद घोष, ये सभी जो है उग्रवादी या फिर गरम दल के नेता कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तिलक की होम रूल लीग के संदर्भ में देखिए, तिलक के द्वारा अपनी पहली होम रूल मीटिंग का आयोजन बेलगाम में किया गया था। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में खोली गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, बंगाल बाल गंगाधर तिलक द्वारा इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1916 में। 1916 में उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इनकी जो पहली होम रूल मीटिंग का आयोजन किया गया था वो बेलगांव में किया गया था, लेकिन इन्होंने पूना में इस लीग का मुख्यालय बनाया था। अगर मुख्यालय पूछे तो वो हो जाएगा आपका पूना में, लेकिन अगर ये पूछे कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित पहले होम रूल लीग की जो मीटिंग है वो कहाँ पे किया गया था, तो वो हो जाएगा आपका बेलगांव हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। एनटीपीसी सिंगरौली संयंत्र परियोजना के बारे में देखिए, परमाणु पर आधारित है, थर्मल कोयला पर आधारित है, ये और भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह थर्मल कोयला पर आधारित ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के जो कुछ हैं जैसे जो संयंत्र हैं और उनसे जो बिजली का उत्पादन होता है किस प्रोसेस से होता है, जैसे नरोरा परमाणु पावर स्टेशन जो है बुलंदशहर परमाणु से विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, और एनटीपीसी सिंगरौली थर्मल कोयला पर आधारित है। एनटीपीसी दादरी जो है ये भी थर्मल कोयला पर आधारित है। एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहर थर्मल कोयला पर आधारित है और एनटीपीसी टांडा ये भी थर्मल कोयला पर आधारित है। तो परमाणु रिएक्टर वाला जो है वह एक ही है उत्तर प्रदेश में और वो है आपका नरौरा। ठीक है, नरौरा परमाणु पावर स्टेशन जो कि बुलंदशहर वाले क्षेत्र में। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। संकट मोचन मंदिर कहाँ पे है? संकट मोचन मंदिर है वाराणसी में। अकबर का मकबरा ये है आपकी आगरा में। भारत माता मंदिर कहाँ पे है? ये वाराणसी में है। और जामा मस्जिद है जौनपुर में। इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 1 2 3, 4 1 2 3। ठीक, बाकी अन्य जो कुछ देख लीजिए जो कि उत्तर प्रदेश में और इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर है वाराणसी में, तुलसी मानस मंदिर वाराणसी में है, हनुमान सेतु मंदिर है लखनऊ में, श्री राधा गोविंद मंदिर वृंदावन में है, राम जन्मभूमि अयोध्या त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में, सारनाथ वाराणसी, मणिकर्णिका घाट वाराणसी में, आगरा का किला आगरा में है, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, झांसी किला झांसी, चुनार का किला वाराणसी। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल लखनऊ में है, धामा के स्तूप है वाराणसी में, कृष्ण जन्मभूमि है मथुरा में। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है। कोयला सिगरौली सोनभद्र, तांबा ललितपुर सोनाराई क्षेत्र, संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र और डोलोमाइट मिर्जापुर। कौन इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोलोमाइट की अगर हम बात करें, डोलोमाइट बारी, डोलोमाइट का जो मुख्य रूप से उत्पादन होता है बारी, और ये आपका सोनभद्र में है। बारी कहाँ पे है? सोनभद्र में है। ठीक है, सोनभद्र में। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैवल्य शब्द का सही वर्णन करता है? बौद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले व्यक्ति, जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया हो, वैशेषिक दार्शनिक विचारधारा की उत्पत्ति, या फिर निर्ग्रंथ एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला पूर्ण ज्ञान। कौन सा विकल्प इसका सही है जो कैवल्य कहा गया है? कैवल्य का मतलब क्या, यह बताना है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्ग्रंथ एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला पूर्ण ज्ञान, जिसे कैवल्य कहा गया है। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। ध्रुपद मेला, सुलह कुल उत्सव या कैलाश बटेश्वर मेला, इसका जो आयोजन किया जाता है यह होता है आपके आगरा में। ठीक है, आगरा में होता है, आगरा में होता है। ठीक, ध्रुपद मेला का आयोजन किया जाता है वाराणसी में, वाराणसी में ध्रुपद मेला का आयोजन होता है। हरिदास जयंती का आयोजन कहाँ किया जाता है? वृंदावन में किया जाता है हरिदास जयंती का आयोजन। देवी पाटन मेला का आयोजन कहाँ पे होता है? ये होता है आपके गोंडा में होता है देवी पाटन मेला का आयोजन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल थे। नारायण दत्त तिवारी एकमात्र ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव भी प्राप्त है इनको। और सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष आत्माराम गोविंद खेर और केसरी नाथ त्रिपाठी 3 बार बने थे। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है।
देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री होने के बाद क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। देखिए चौधरी चरण सिंह एकमात्र नहीं बल्कि चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह ये दोनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। ठीक है, तो सी जो है इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है। सर्वाधिक सुप्रीम कोर्ट सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला है सीतापुर। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला है कौशाम्बी। न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला है बागपत। और उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है यह बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में अगर हम अनुसूचित जातियों की बात करें 20 भारत में जो है भारत में जो एससी अनुसूचित जातियों की संख्या है वो 16.6% है, जबकि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.7% है। और सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है सीतापुर। अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौशाम्बी है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है बागपत। और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला बागपत नगर है। ठीक है, और अगर हम बात करें एसटी कम्युनिटी की तो अनुसूचित जनजातियों की भारत में जो संख्या है या प्रतिशतता है वो 8.6% है। और उत्तर प्रदेश में इनकी आबादी है 0.6%। और सबसे अधिक एसटी जनसंख्या वाला जो जिला है सोनभद्र है। सबसे अधिक प्रतिशतता वाला जिला भी सोनभद्र है। न्यूनतम है जनसंख्या वाला बागपत नगर और न्यूनतम प्रतिशतता वाला जिला भी बागपत नगर है। तो न्यूनतम के मामले में बागपत पहले नंबर पे है और सर्वाधिक के मामले में सोनभद्र। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ नदियाँ दी गई हैं और शहर दिया गया। कौन सी नदी या कौन सा शहर किस नदी के तट पे है उससे आपको सम्मिलित करना है। राप्ती नदी इसमें नदी और स्थित शहर है। राप्ती नदी की अगर हम बात करें इसको सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें राप्ती नदी, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी के तट पर लखनऊ है और जौनपुर, ये दोनों शहर गोमती नदी के तट पर है। मंदाकिनी नदी के तट पे चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पे और अयोध्या सरयू नदी के तट पे है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 4 3 2 1 ऑप्शन डी इसका सही है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम स्थल हिमालय में होता है। शारदा, गंडक, वरुणा, रामगंगा, गोमती। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1 2 4 शारदा, गंडक और रामगंगा, इन तीनों नदियों का जो उद्गम है हिमालय क्षेत्र से होता है। ठीक है, इन तीनों नदियों का। बाकी और इसमें अगर हम बात करें वरुणा नदी की बात करें तो इसमें जो है आपका वरुणा नदी का जो ये हिमालयी भाग से न उतर करके मैदानी क्षेत्रों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और गोमती नदी का उद्गम भी पीलीभीत से होता है, पीलीभीत के फुलहर झील से होता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी 1 2 4। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार जो कि उन्नाव में है और समस्तपुर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ अतिरिक्त अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी है जो कि फर्रुखाबाद में है। और बखिरा झील है संत कबीर नगर में। ओखला है गौतम बुद्ध नगर में। पार्वती पक्षी विहार गोंडा में है। सुरहा ताल है बलिया में। पटना है एटा में। और शेर सफारी या लायन सफारी है इटावा में। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी अन्य जो फैक्ट हैं वो भी याद रखिएगा। महामात्र पशरण के बारे में देखिए। मौर्य काल में सुदर्शन झील का निर्माण इसका अवतरण है। मौर्य काल में स्वेच्छा से देह व्यापार करने वाली स्त्री। मौर्य काल में गुप्तचर और खुफिया पुलिस एवं सूचना विभाग। महामात्र पशरण जो है इसे मौर्य काल में क्या कहा जाता था आपको बताना है। ठीक है, या इसका जो संबंध है मौर्य काल से किससे था। देखिए मौर्य काल में गुप्तचर और खुफिया पुलिस और सूचना विभाग को महामात्र पशरण कहा जाता था। ठीक है, मौर्य काल में गुप्तचर और खुफिया पुलिस विभाग। समाहर्ता, वित्त विभाग के प्रधान अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। सेतुबंद, राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करने वाले अधिकारी को कहा जाता था सेतुबंद। ठीक है, बाकी कर से रिलेटेड जो था जैसे हिरण्य, मौर्य काल में कर अनाज के रूप में न लेकर के नगद के रूप में लिया जाता था जिसको हिरण्य कहते हैं। विष्टि, मौर्य काल में निःशुल्क किसी को बेगार करने के लिए विवश करना, बदले में कुछ न देना, उसको विष्टि कहा जाता था। कंटक शोधन या न्यायालय था। एग्रोनोमोई, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में मार्ग निर्माण के लिए जो नियुक्त अधिकारी था उसको कहा जाता था एग्रोनोमोई। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी दक्षिणापथ की राजधानी थी।
मध्य क्षेत्र की राजधानी थी पाटलिपुत्र और कलिंग की राजधानी थी तोसली। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 3-2-1-4 ऑप्शन बी, 3-2-1-4 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित और कादंबरी के रचयिता थे। आर्यभट्ट के द्वारा सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि का आकलन किया और बताया कि पृथ्वी गोल है। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। आर्यभट्ट जो है यह 5वीं शताब्दी के महान जो है खगोल शास्त्री थे, उसके साथ साथ गणितज्ञ और ज्योतिषविद भी थे और इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि का आकलन किया और यह बताया कि पृथ्वी गोल है। बाणभट्ट की अगर हम बात करिए, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित और कादंबरी की रचना बाणभट्ट ने ही की थी। ठीक है, बाकी बारहमीर या 6वीं शताब्दी के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे और इनकी प्रसिद्ध रचना बृहत संहिता है। ठीक है, चरक यह 2री शताब्दी में कुषाणकालीन महान वैद्य थे और चरक संहिता की रचना इन्हीं के द्वारा की गई थी। पाणिनि की बात करें, इनका संबंध 8वीं शताब्दी से है। ठीक, और ये संस्कृत के एक महान विद्वान थे। ठीक है, और अष्टाध्यायी की रचना इन्हीं के द्वारा की गई थी। पतंजलि यह पुष्यभूति वंश से संबंधित पुष्यमित्र शुंग के जो थे क्या थे, समकालीन थे, उसके उनके गुरु थे और इनके द्वारा पुष्यभूति या पुष्य जो भूमि है, ठीक है, जो पुष्यमित्र शुंग है उसके लिए 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसकी जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, तो पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के राजगुरु के रूप में काम किया था और 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन पतंजलि ने ही करवाया था, जिसकी जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख से मिलती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो जो भी फैक्ट है उसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कोल्डियावा के बारे में देखिए, यह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र ऐसा नौपाषाणी पुरास्थल से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यह जोखे संस्कृति, जोखे नहीं जौरवे, ठीक है, ये देखिए जौरवे है, यह जौरवे संस्कृति के प्रमुख स्थलों में से एक है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही दूसरा गलत। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है यह स्थित। ठीक है, बाकी इसमें क्या बताना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक, इमामबाड़ महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती यहाँ से प्राप्त हुई है। बाकी कोल्डियावा आपके इलाहाबाद में है और नौपाषाणी पुरा स्थल है जहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है, मेहरगढ़ या नौपाषाण कालीन स्थल है, यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ साथ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और यहाँ पर नौपाषाणी बस्ती और कच्चे घरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। चिरात ये बिहार में स्थित है और यहाँ से नौपाषाण काल के पुरास्थल का एकमात्र ऐसा पुरास्थल है जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के बनाए जाते थे। ठीक है, और उसके साथ साथ जो आपका पिकलिहल है यह कर्नाटक में स्थित है और यह भी एक नौपाषाणी का स्थल है। यहाँ से शंखों के ढेर पाए गए हैं। दायमाबाद महाराष्ट्र में है और यहाँ सबसे बड़ी बस्ती के प्रमाण मिले हैं। कलश समाधान का प्रमाण भी यहीं से मिलता है, जिसके दफनाने की दिशा उत्तर दक्षिण, जो शव को दफनाने की दिशा उत्तर दक्षिण होती थी, इसके भी साक्ष्य जो मिले हैं दायमाबाद से ही मिले हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर के बारे में देखिए, इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज चोल ने तंजौर में करवाया। यह मंदिर दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। गर्भगृह तथा शिखर विमान प्रमुख विशेषता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। बृहदेश्वर मंदिर के बारे में तीनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? माता के गर्भ में आना हाथी, बुद्ध का जन्म घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश धर्मचक्र। इसमें बताना है कौन सुमिलित नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्ध का जन्म घोड़ा नहीं है। ठीक है, बुद्ध का जो जन्म है इसका प्रतीक है कमल। ठीक है, माता के गर्भ में आना हाथी, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, प्रथम धर्म उपदेश धर्मचक्र है। महापरिनिर्वाण का जो साक्ष्य वो आपका स्तूप है। ठीक, तो सही आंसर इसका है। बाकी घोड़ा की अगर हम बात करें तो गृह त्याग का जो प्रमाण है वो घोड़ा है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। प्रथम जैन संगति के बारे में देखिए, इसका आयोजन वल्लभी गुजरात में किया गया था। इस संगति के परिणाम से जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर जैसे 2 शाखाओं में बढ़ गया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, इसमें क्या पूछा है कौन सा विकल्प सही है, वो हो जाएगा ए। दोनों विकल्प गलत है। प्रथम जैन संगति का जो आयोजन है वह वल्लभी गुजरात में नहीं हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? प्रथम जैन संगति का जो आयोजन है यह पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और अध्यक्षता स्थूलभद्र द्वारा की गई थी। और प्रथम जैन संगति में जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। बाकी वल्लभी गुजरात में द्वितीय जैन संगति का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता देवाधीश श्रमण ने किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। दीवानी रियासत अलाउद्दीन के काल में व्यापारियों पर नियंत्रण करने वाला एक विभाग था। वरीद मुमालिक अलाउद्दीन खिलजी के समय गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा तो ऑप्शन सी। नहीं तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। विक्रमादेव चरितम
विक्रमांक चरितम की रचना किसने की थी? देखिए विक्रमांक चरितम की रचना विल्हड़ द्वारा की गई है, ठीक है, विल्हड़ द्वारा, विल्हड़ ने की है। गौडवह की रचना किसने की है? वाकपति द्वारा गौडवह की रचना की गई है। और नवसाहंसाह के चरित इसकी रचना की थी पद्मगुप्त ने, पद्मगुप्त ने इसकी रचना की थी, ठीक है। और मुद्रा राक्षस की रचना जो की गई थी किसके द्वारा की गई थी? विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 4-2-1-3, 4-2-1-3, ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले जिलों को बढ़ते क्रम में लगाना है, सर्वाधिक महिला जनसंख्या को बढ़ते क्रम में लगाना है। इसमें देखिए, इसमें आपका आ जाएगा इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से शहर हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? सहारनपुर, शामली, बागपत और अलीगढ़। किसकी सीमा हरियाणा के साथ लगती है बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, अर्थात 1, 2, 3, 4 इन सभी की सीमा हरियाणा के साथ लगती है, ठीक। हरियाणा के साथ सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा के साथ हरियाणा की सीमा लगती है। उत्तराखंड के साथ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर की सीमा लगती है। दिल्ली के साथ गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, राजस्थान, आगरा और मथुरा की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश के साथ आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बादा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। सोनभद्र की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ भी लगती है, झारखंड के साथ भी लगती है और बिहार के साथ भी लगती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, मतलब सोनभद्र एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टोडरमल प्रारंभ में शेषासुरी की सेवा में रहे, लेकिन बाद में मुगल सम्राट अकबर की नवरत्नों में शामिल हो गए। टोडरमल ने दासाल बंदोबस्त स्थापित किया जो भू राजस्व व्यवस्था का नवीन स्वरूप था। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, दोनों विकल्प इसका सही है, ठीक है। और इसके बारे में अगर और हम देखें, इसके बारे में अगर कुछ और देखें तो सीतापुर जिले के लहरपुर गांव में टोडरमल का जन्म हुआ था और यह मुगल कालीन इतिहासों के महान मुगल कालीन इतिहासकार जो हैं उसमें महत्वपूर्ण रूप से इनकी गिनती होती है। टोडरमल यह एक योग्य वित्त मंत्री थे, इसके साथ साथ कुशल सैन्य संचालक भी एक थे, ठीक है। तो सही आंसर इसका सही हो जाएगा, दोनों विकल्प टोडरमल के बारे में सही हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ नगर दिए गए हैं और उन्हें प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है उसके सम्मिलित करना है। सहारनपुर को जाना जाता था नक्काशी नगर के नाम से। मुजफ्फरनगर जो है इसे सजावट नगर के नाम से जाना जाता है। बिजनौर को जाना जाता है कटेहर या कटेहर क्षेत्र के नाम से बिजनौर को, और प्रतापगढ़ को राजाओं का गढ़। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 4-1-2-3, 4-1-2-3, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। चर्म रोग किस कमी से होने वाला रोग है? चर्म रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? देखिए चर्म रोग की अगर हम बात करें ये होता है आपके पायरिडॉक्सिन की कमी से, ठीक है, पायरिडॉक्सिन की कमी से, ठीक। पायरिडॉक्सिन की कमी से चर्म रोग, पैंथोथैनिक अम्ल, बर्निंग फीट सिंड्रोम, बायोटिन की कमी से बाल झड़ते हैं, राइबोफ्लेविन की कमी से छाले पड़ते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? राष्ट्रीय अनार अनुसंधान संस्थान यह सोलापुर महाराष्ट्र में, सोलापुर महाराष्ट्र में, ठीक। लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर बिहार में, नींबू अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है, केला का जो अनुसंधान संस्थान है चित्री या त्रिची तमिलनाडु में है, अंगूर अनुसंधान संस्थान है ये भी पूरे महाराष्ट्र में है, काजू बीकानेर राजस्थान में है, खजूर बीकानेर राजस्थान में है, काजू पुतीर, ठीक है, पुतीर कर्नाटका में है, मशरूम सोलन हिमाचल प्रदेश में, प्याज व लहसुन नासिक महाराष्ट्र में, आर्किड गंगटोक सिक्किम में है और बीज मसाला ताबीजी अजमेर में है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। खीरे में कड़कड़ाहट जो होती है, कड़वाहट होती है किसके कारण होती है? या कुकुरबिटेसी के कारण होती है। लहसुन में गंध आती है किसकी वजह से? लहसुन में जो गंध आता है या एलाइसिन की कारण होता है। हल्दी का पीला रंग जो होता है वह कुरकुमीन के कारण होता है, ठीक है, कुरकुमीन के कारण। बाकी सोलेनिन की अगर हम बात करें तो आलू में जो हरापन आता है वह सोलेनिन के कारण आता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2-3-4-1 ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। प्रमुख जिले मुख्यालय, अमेठी का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है गौरीगंज में। संत कबीरनगर का मुख्यालय है खलीलाबाद में। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर में है और कुशीनगर का पडरौना में है।
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4-2-1-3, 4-2-1-3 ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समित करना है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? न्याय दर्शन के प्रतिपादक है गौतम, ठीक, गौतम है। और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है कणाद, जिन्हें उलूक कणाद के नाम से भी जाना जाता है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है कपिल मुनि, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं, ठीक है, कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3-2-1-4 ऑप्शन बी, 3-2-1-4 ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों को व्यवस्थित करना है। इसमें देखिए आ जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका कानपुर नगर, कानपुर नगर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका औरैया तीसरे नंबर पे, फिर आ जाएगा आपका इटावा चौथे नंबर पे। सही आंसर इसका 1-3-2-4 ऑप्शन बी, 1-3-2-4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है? सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? देखिए, इसमें अगर हम बात करें, जो वनों की खेती है इसको कहा जाता है आपका सिल्वीकल्चर, ठीक है, सिल्वीकल्चर कहा जाता है। और अलंकृत वृक्षों झाड़ियों की खेती को कहा जाता है आर्बोरिकल्चर, इसे कहा जाता है आर्बोरिकल्चर, ठीक है। फसलों की खेती, फसलों की जो खेती इसको कहा जाता है एग्रोनॉमी, और सब्जियों की कृषि को ओलेरिकल्चर कहा जाता है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4-1-2-3 ऑप्शन सी हो जाएगा, 4-1-2-3। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और सही कालक्रम इनको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले और प्रारंभ और आखिरी गतिविधि तक इनको जो है आपको सुमेलित करना है, ठीक, सुमेलित करना है। हिंदुस्तान अकादमी का स्थापना कब किया गया था? हिंदुस्तान अकादमी की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, हिंदुस्तान अकादमी का जो स्थापना हुआ था आपका कब किया, कब किया गया था? देखिए, इसमें आपका, इसके लिए कट गया है यहाँ पे, हिंदुस्तान अकादमी, ये आपका कटेगा। हिंदुस्तान अकादमी का जो स्थापना किया गया था इलाहाबाद में किया गया था 1927 ईस्वी में, ठीक, 1927 में। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी संस्थान, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी संस्थान का स्थापना लखनऊ में किया गया था 1997 में, ठीक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था 1887 में, इसका स्थापना हुआ था, ठीक, 1887 में। भारत भवन पुस्तकालय की स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना किया गया था इलाहाबाद में, और कब किया गया था? 1889 में, 1889 में किया गया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 3-4-1-2, 3-4-1-2 ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित करना है, पश्चिम से पूर्व दिशा में इनको व्यवस्थित करना है, ठीक है। करेला का इतौजा झील, मोती व गौर झील, बाढ़ातार गोखू झील और टांडा दरिताल दरार गर्द, इनको आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मोती झील पहले नंबर पे आ जाएगा, उसके बाद आपका बढ़ाताल दूसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर आपका करेला व इतौजा झील तीसरे नंबर पे, और फिर आपका टांडा दरिताल चौथे नंबर पे आ जाएगा। सही आंसर इसका सी है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। सूची फर्स्ट को हवाई अड्डे दिया गया और शहर दिया गया है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये आपके आगरा में है। बमरौली है इलाहाबाद, एक सेकेंड, खेरिया हवाई अड्डा जो है आगरा में, बमरौली इलाहाबाद में है। और फुर्सतगंज हवाई अड्डा है रायबरेली में, चकेरी है कानपुर में। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, 2-3-4-1, 2-3-4-1 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारी औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका समय 1956 से लेकर के 1956 से 61 था और इसी समय बात की गई थी, ठीक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जनजाति, युग्म जनजाति निवास स्थल सही सम्मिलित नहीं है? सहरिया जनजाति ललितपुर में निवास करती है, परहिया जनजाति सोनभद्र में, खरवार जनजाति देवरिया और बैगा जनजाति सिद्धार्थनगर। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैगा जनजाति सिद्धार्थनगर। बैगा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र है सोनभद्र, क्या सोनभद्र है, ठीक है, सोनभद्र है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक। बाकी जो अन्य की अगर हम बात करें, जैसे गोंड, धुरिया, नाया, कोझा, पठारी, राजगोंड, ये सभी महाराजगंज में पाए जाते हैं। पंखा, पानिका सोनभद्र मिर्ज़ापुर में, अगरिया सोनभद्र हो गया, पठारी जनजाति सोनभद्र, चिरो जनजाति सोनभद्र चंदौली में, भुइया जनजाति सोनभद्र में, ठीक है। तो ये सब जनजातियाँ हैं और उनका निवास क्षेत्र है, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान में 73वां संशोधन करके अध्याय 9 जोड़ा गया। इस संशोधन के अनुसार
अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 को प्रदेश में प्रवृत्त हुआ या फिर लागू हुआ। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामवेद वे ऐसे मंत्रों का संकलन है जिन्हें गाया जा सके। सामवेद के पुरोहित उद्गाता कहलाते थे। संगीत के 7 स्वरों की जानकारी सर्वप्रथम सामवेद से मिलती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तीनों विकल्प इसका सही है। सामवेद में ऐसे मंत्रों का संकलन है जिन्हें गाया जा सके। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। ठीक है, और इसमें संगीत के सारों स्वरों की जानकारी इसी से मिलती है। और सामवेद का जो उपवेद है इसे गांधर्व वेद कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, इसमें देखिए अगर हम बात करें कुरु की जो राजधानी थी कहाँ पे थी? कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ थी कुरु की राजधानी। ठीक है, सूरसेन की राजधानी कहाँ पे थी? सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। कौशल की राजधानी थी अयोध्या, कौशल की राजधानी अयोध्या थी। और अहिछत्र की इसकी राजधानी थी, अहिछत्र जो है या पंचाल की राजधानी थी। ठीक है, पंचाल की। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 1 2 3 ऑप्शन है। देखिए, पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी जो कि बरेली, काम्पिले, फर्रुखाबाद वाले क्षेत्र में है। कुरु जो है इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी जो इलाहाबाद में है वर्तमान समय। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। कौशल की राजधानी साकेत अयोध्या वाला क्षेत्र। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, उस समय उसे कुशीनारा के नाम से जाना जाता था। काशी की राजधानी वाराणसी। चेदी की राजधानी सुक्तिमती जो बादा वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। गुप्त काल के बारे में देखिए, इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 319 ईस्वी में एक नया संवत गुप्त संवत चलाया। कौन सा विकल्प इसे कहा सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 319 ईस्वी में एक नया संवत गुप्त संवत चलाया गया था, न कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी पहला दूसरा सही है। मौर्यकालीन सिक्कों के बारे में देखिए, कौन सा सही नहीं है? चांदी के सिक्के करसापड़ कहलाते थे। सोने का सिक्का निष्क और सुवर्ण कहलाता था। तांबे के छोटे सिक्के धरड़ कहलाते थे। इन सिक्कों पर स्वामित्व वाले चिन्ह भी लगाए जा स्वामित्व नहीं, स्वास्तिक के चिन्ह भी लगाए जाते थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये बताना है। देखिए, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तांबे के छोटे सिक्के धरड़ कहलाते थे, ये आपका गलत है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, जो तांबे के छोटे सिक्के थे उनको कांकड़ी कहा जाता था। ठीक है, कांकड़ी। ठीक, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, यही गलत है। भारत में कॉर्पोरेट बांड बाजार के बारे में देखिए। कॉर्पोरेट बांड बाजार मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा विनियमित होता है। भारत का सरकारी ऋण बाजार उसके कॉर्पोरेट ऋण बाजार से बड़ा है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार सेबी द्वारा विनियमित होता है और भारत के ऋण बाजार पर मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों का प्रभुत्व है। ठीक, इसके साथ साथ सेबी और आरबीआई के बीच विनियामक क्षेत्राधिकार को 2000 ईस्वी में प्रतिभूत अनुबंध विनियामक 1956 में संशोधन किया गया था। और आरबीआई के नियामक क्षेत्राधिकार में मुद्रा बाजार और सरकारी प्रतिभूतियाँ आती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक के बारे में देखिए। मानव विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है, इसमें किस संकेतकों का उपयोग होता है, आपको बताना है। ठीक है, जिन संकेतकों का उपयोग किया जाता है। ठीक, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य, पोषण, व्यक्तिगत आय, शिशु मृत्यु दर और उसके क्षेत्रों में प्रगति को मापने के लिए जीवन प्रत्याशा। सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी संकेतकों के आधार पर क्या किया जाता है? यह सूचकांक जारी किया जाता है। आर्थिक विकास की महालनोबिस रणनीति के बारे में देखिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने प्रोफेसर पीसी महालनोबिस द्वारा तैयार विकास बॉन्ड अपनाया। यह आर्थिक विकास और वास्तविक पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में मदद करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पूछा क्या है, कौन सा विकल्प गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। था दोनों विकल्प सही है इसका। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि के अतिरिक्त वानिकी, लकड़ी काटना, मछली पालना और खनन को शामिल किया जाता है। विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस और जल की आपूर्ति को द्वितीय के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। 1970 से 1980 के दशक में लघु व कुटीर उद्योगों पर अधिक ध्यान दिया गया क्योंकि उनमें रोजगार सृजन की अधिक क्षमता थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको बताना है। देखिए, एक सेकंड। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन एवं संचार की हिस्सेदारी में 2000 के बाद तीव्र गति से वृद्धि देखी गई है। ठीक है, इसमें आपको बताना क्या है? इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यही गलत है। ठीक, ऑप्शन डी गलत है। ठीक, ऑप्शन डी गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। ठीक है, बाकी विकल्प आपका सही है।
ठीक। नेक्स्ट देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी दर का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बेरोजगारी दर का सर्वोत्तम वर्णन किसके द्वारा किया जा रहा है? कुल जनसंख्या में बेरोजगारी व्यक्तियों का प्रतिशत, 18 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या में बेरोजगारी व्यक्तियों का प्रतिशत, श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत, या फिर बेरोजगार व्यक्तियों का नियोजित व्यक्तियों की तुलना में अनुपात। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत। यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नाबार्ड के संदर्भ में देखिए, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। यह ग्रामीण क्षेत्रों व कृषि को साख प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि नाबार्ड का जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था? देखिए, नाबार्ड की अगर हम बात करें, नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था 1985 नहीं, 1982 में हुआ था, 1982 में। ठीक है, तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC द्वारा नहीं की जा सकती? मांग जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, स्व आहरित चेक जारी करना, या फिर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऋण प्रदान करना और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, यह इसके द्वारा NBFC द्वारा नहीं किया जा सकता है। ऋण प्रदान नहीं करती है, चेक जारी नहीं कर सकती है, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकती हैं। ठीक है, और बाकी ये सभी जो है क्राइटेरिया। सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। भारत के विदेशी विनियामक भंडार में निम्नलिखित में से किन परिसंपत्तियों को शामिल किया गया है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, FCA, स्वर्ण भंडार, विशेष आहार अधिकार, SDR और IMF। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये सभी इसमें शामिल है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर के बारे में देखिए, वह कर जिसमें करापात और कराघात दोनों एक ही बिंदु पर हो। आयकर, ब्याज कर दोनों प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वह कर जिसमें करापात और कराघात, मतलब कर की उगाही उसी से की जा रही है जिसके ऊपर, मतलब कर की उगाही जिससे की जाती है उसका प्रभाव भी उसी पर पड़ता है, इसलिए प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। ठीक है, यही कह रहा है कि करापात और कराघात उसी बिंदु पर होती है, एक ही जिससे वसूल किया जाता है। आयकर, ब्याज कर हो गया, दोनों प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं, तो ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। सही आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, सी। कर राजस्व प्राप्ति के बारे में देखिए, विभिन्न करों, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष को लागू कर सरकार द्वारा किया गया पैसों का उपार्जन कर राजस्व प्राप्ति कहलाता है। किसी कंपनी अथवा सरकार के द्वारा वैसे धन की प्राप्ति जिसे आय अथवा उपार्जन की श्रेणी में नहीं रखा जाता। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दोनों विकल्प। ठीक है, दोनों विकल्प हो जाएंगे। ठीक, और इसके देखिए, इसकी अगर हम बात करें, कर राजस्व की प्राप्ति, विभिन्न कर प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, इसको लागू करके सरकार द्वारा किया गया पैसों का उपार्जन कर राजस्व प्राप्ति कहलाता है। और गैर कर राजस्व, किसी कंपनी या फिर सरकार के द्वारा वैसे धन की प्राप्ति जिसे आय अथवा उपार्जन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, उसे गैर कर स्रोत के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जेंडर बजटिंग के बारे में, सरकार द्वारा निर्मित ऐसा बजट जो संसाधन एवं कार्यों का आवंटन लिंग के आधार पर करता है। भारत में इस तरह की बजटीय प्रक्रिया आम बजट 2010 से प्रारंभ की गई थी। ऐसी बजटीय प्रक्रिया उन देशों में उपयोग में लाई जाती है जहां सामाजिक, आर्थिक और समानता में लिंग के आधार पर विभेद होता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 71। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन कूट के हिसाब से सी हो जाएगा। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि भारत में पहली बार जो जेंडर बजटिंग की शुरुआत की गई थी वो 2006-07 में, वित्तीय वर्ष 2006-07 में किया गया था। ठीक है, 2006-07 में, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। तरलता व्याप्ति अनुपात के बारे में देखिए, तरलता व्याप्ति अनुपात के बारे में, इसके अंतर्गत बैंकों द्वारा अपनी अल्पावधि तरलता की व्यवस्था रखना प्रावधान है ताकि वे अर्थव्यवस्था के समक्ष आने वाले तीव्र वित्तीय संकट का सामना कर सके। एक ऐसी स्थिति जहां ब्याज दर इतनी घट जाती है कि लोग पैसे को निवेश करने के बजाय रोक कर रखना चाहते हैं। कौन तरलता व्याप्ति अनुपात के बारे में सही वर्णन करता है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। जीरो कूपन बांड के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही है? एक प्रकार का बांड जिसकी बिक्री शून्य कूपन दर पर होती है। इस प्रकार के बांड का इस्तेमाल सरकारों द्वारा दीर्घावधि ऋणों की व्यवस्था करने के लिए किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं जीरो कूपन बांड के बारे में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता के बारे में देखिए, वित्तीय बाजार में तरलता में वृद्धि होती है।
अल्पावधि में रुपए की विनिमय दर की अस्थिरता में कमी आती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसमें बताना है कि भारत में पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता के कितने संभावित निहितार्थ हो सकते हैं। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही है दूसरा गलत है। भारतीय रुपये की जो पूर्ण परिवर्तनीयता ब्याज भुगतान में, ठीक है, ब्याज भुगतान में हो सकता है, प्रेषण में, अनुदान में, व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, हालांकि जो है पूंजी खाते का अंग है ये सभी। ठीक है, तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, एक सेकेंड, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन कार्यों के लिए भारतीय रुपये को पूर्ण परिवर्तनीयता दी गई है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 2 4 5, 1 2 4 5 प्रत्यक्ष विदेश निवेश या इसमें नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि जोखिम विमुख निवेशकों के लिए इक्विटी बाजारों को कम आकर्षक बना सकती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं और आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। बिजनेस रेडी के बारे में देखिए, बी रेडी के बारे में, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच और विश्व बैंक, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह प्रस्तुत की गई रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जाती है? बिजनेस रेडी रिपोर्ट, यह बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व बैंक द्वारा बिजनेस रेडी रिपोर्ट जारी की जाती है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में देखिए, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस और कृषि, कौन से विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची के भाग हैं? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल शिक्षा। ठीक है, शिक्षा। बाकी देखिए संघ सूची के अंतर्गत रक्षा, सेना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया, बंदरगाह, रेलवे, राजमार्ग और संचारी सभी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची में सार्वजनिक स्वास्थ्य आ जाएगा, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अस्पताल और जो सट्टा और जुआ वगैरह हो गया ये सभी राज्य सूची में आएगा। समवर्ती में शिक्षा, जंगल, ट्रेड यूनियन, शादी, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन उद्योगों को कोर सेक्टर श्रेणी में रखा जाता है? सीमेंट, लोहा, पेट्रोलियम, भारी मशीनरी, कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1 2 3 4, ऑप्शन सी, सभी विकल्प सही हैं। इन सभी को कोर क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी की अगर हम बात करें, इसमें व्यक्ति स्पष्ट रूप से बेरोजगार प्रतीत नहीं होता। व्यक्ति काम में लगा होता है किंतु उस काम में उसकी सीमांत उत्पादकता जो होती है वो शून्य होती है। कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, व्यक्ति काम में लगा होता है लेकिन उसे आभास नहीं होता कि उसके द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ उसकी उत्पादकता जो है जीरो होती है। जैसे अगर कृषि कार्य की हम बात करें, सबसे अधिक प्रच्छन्न बेरोजगारी की जो स्थिति है वह कृषि कार्य में देखने को मिलती है। कोई कार्य 2 लोग कर सकते हैं लेकिन उसमें परिवार के सभी लोग लगे होते हैं। ठीक है, जिनकी उत्पादकता जीरो होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संगीत के बारे में देखिए, सूची कुछ है प्रमुख वाद्य और वादक दिए गए हैं। शहनाई किसके द्वारा बजाया जाता था? शहनाई की बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते थे शहनाई। वायलिन ये बजाते थे गोविंद स्वामी पिल्लई, वायलिन बजाते थे। सितार उस्ताद विलायत खां सितार बजाते थे। और उस्ताद अलाउद्दीन खां। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4 1 2 3, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तिगवा का विष्णु मंदिर के बारे में, इसका निर्माण 5वीं सदी में हुआ था। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में तिगवा नामक स्थान के ऊंचे टीलों पर यह मंदिर स्थित है और यह मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। कौन सा विकल्प तिगवा के विष्णु मंदिर के बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, तीनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। संवैधानिक विशेषताओं के बारे में देखिए, राज्य का निर्वाचित प्रमुख, लिखित संविधान, संसद के प्रति मंत्री की सामूहिक जिम्मेदारी, इनमें कौन संसदीय शासन की विशेषता है यह आपको बताना है, संसदीय शासन की। देखिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा, संसद के प्रति मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन ये हो जाएगा अर्थात तीसरा। ठीक है, और राज्य का निर्वाचित प्रमुख, इसमें अगर हम बात करें जो आपका ब्रिटेन निर्वाचित प्रमुख के बिना सरकार के संसदीय स्वरूप का उदाहरण है। उसके साथ निर्वाचित प्रमुख अध्यक्ष गणतंत्र की एक अनिवार्य विशेषता है, लेकिन सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता नहीं है। उसके साथ साथ ब्रिटेन लिखित संविधान के बिना संसदीय शासन प्रणाली का उदाहरण है। मंत्रियों की संसद के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी या सरकार के संसदीय स्वरूप का आधार इसे माना जाता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है वाट।
बल का मात्रक होता है न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल होता है और दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 4213, 4213 ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसे ऑडियोमीटर कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सम्मिलित नहीं है? वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का आकार पृष्ठ तनाव है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घनत्व से कम होता है तभी तो वो ऊपर तैरता है, घनत्व ज़्यादा होता है तो नीचे चला जाता है। ठीक है, पानी उसके ऊपर रहता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यही गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 5 जून को। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, वानिकी दिवस। विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सोमवार को। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4213 ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो इसके खोज करता है फेराकोल्ट। और टेप रिकॉर्डर की खोज पाउलसन ने की थी, पाउलसन ने इसका आविष्कार किया था। डायनमो का आविष्कार किया गया था माइकल फैराडे द्वारा। ठीक है, और परमाणु भट्टी का एर्निको फर्मी द्वारा। सही आंसर इसका 3 2 1 4 ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। आलू का जो वॉट रोग होता है किसके कारण होता है? आलू का वॉट रोग सिनकीटियम इंडोबायोटिकम के कारण होता है, सिनकीटियम इंडोबायोटिकम के कारण। बाजरे का हरित बाल रोग किसके कारण होता है? बाजरे का हरित बाल रोग होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेविकोला से। ठीक है, गेहूं का जो कीट रोग है या पॉक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिका द्वारा होता है। और गन्ने का लाल सन कोलोटोट्रिकम फॉलकंटम। इसका सही आंसर जो है वो 1 2 3 4 ये हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है। शैवाल के बारे में देखिए, शैवालों में कार्बोहाइड्रेट और कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं शैवाल के बारे में। गाय एवं भैंस में मुंहपका खुरपका रोग जो होता है किसके कारण होता है? यह होता है पिकोरना विरिडी एफ्थोवायरस द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रायोफाइटा के बारे में देखिए, यह पादप जल स्थलीय प्रकृति का होता है। यह पौधे दलदल नम छायादार पानी आदि में पाया जाता है। यह पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? सलकंद, प्याज, लहसुन, लीली, धनकंद, अरबी, जिमीकंद, केसर, प्रकंद, हल्दी, अदरक और स्तंभकंद, भंडा। कौन इसमें से गलत है यह बताना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका गलत है। स्तंभकंद की बात करें तो आलू जो है स्तंभकंद का उदाहरण है। ठीक है, और जो आपका बंडा है या आपका घनकंद का उदाहरण है। ठीक है, बंडा घनकंद का, सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। सेब, गुदेदार पुष्पासन, अमरूद का जो खाने योग्य भाग है, अमरूद का खाने फल भित्ति और बीजांडासन है। आम का खाने वाला भाग क्या है? मध्य फल भित्ति। और नारियल का खाने वाला भाग क्या है? नारियल का खाने वाला भाग जो है वह भ्रूणपोष है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 2 3 4 1 ऑप्शन सी। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के बारे में देखिए, इसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में सभी सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। संसद विधानसभा के प्रत्येक चुनाव के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को क्रमवर्तन प्रणाली लागू करेगा। कौन सा विकल्प इसका क्या बताना है? कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए महिलाओं के लिए लोकसभा संसद में नहीं, राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीट आरक्षित करने की बात की गई है। ठीक है, और देखिए लोकसभा में सीटें आरक्षित करने की बात की गई है, न कि संसद में। उसके साथ साथ राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीट आरक्षित करने की बात की गई है। उसके साथ साथ महिलाओं की जो आरक्षित सीटें हैं, प्रत्येक परिसीमन जो किया जाता है 10 वर्ष के बाद, इसके बाद क्रमबद्ध प्रणाली से लागू किया जाएगा, न कि प्रत्येक वर्ष। ठीक, इसके साथ साथ आरक्षण इस विधेयक के प्रारंभ होने के बाद आयोजित जनगणना के प्रकाशित होने पर इसका मुख्य रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा और उसी के बाद लागू किया जाएगा। ठीक है, जैसे प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है और परिसीमन आयोग के गठन में ही निर्धारित किया जाएगा कि किस क्षेत्र में आरक्षण जो है
किस आधार पर होगा या कितना होगा, ठीक है। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत हैं, ठीक है, दोनों विकल्प गलत हैं। और देखिए महिलाओं के जो आरक्षण की बात है उसे 128वें संशोधन विधेयक के रूप में 2023 में इसे क्या किया गया था, पेश किया गया था। और उसके बाद अधिनियम बनने के बाद यह 106वां संशोधन अधिनियम बन गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के बारे में देखिए, भारत के संदर्भ में निहित कथनों पर प्रथागत कानून, अधिनिष्ठ विधान, कानून और उपनियम, इनमें कौन भारत में कानून के स्रोत हैं, कौन भारत में कानून के स्रोत हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सभी हैं, ठीक है, ऑप्शन सी। गोवा को भारत का एकमात्र राज्य माना जाता है जहां सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता है। 1961 में अपनी मुक्ति के बाद गोवा ने पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 को बरकरार रखा। कौन इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है। दोनों विकल्प से आगे की सही व्याख्या करता है, ठीक है। और वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो गोवा के साथ साथ जो आपका उत्तराखंड है यहाँ पर भी समान नागरिक संहिता लागू हो चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लोकसभा में आचार समिति के बारे में देखिए, लोकसभा सदस्यों के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत केवल सदन के सदस्य ही कर सकते हैं। 26 जनवरी 1950 को अपनाए गए भारत के मूल संविधान में इस समिति का प्रावधान नहीं किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत, ठीक है, दूसरा सही, पहला गलत हो जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में देखिए, मंत्रिमंडल, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, इसमें से कौन जो है किसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया, किसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, उप प्रधानमंत्री और जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा करने का उल्लेख किया गया, ठीक है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मंत्रिमंडलीय समिति अध्यक्षता प्रधानमंत्री जो करते हैं, जैसे रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति और विनिवेश एवं विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति, किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, इसे आपको बताना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। निवेश एवं विकास पर मंत्रिमंडल समिति, इसकी अध्यक्षता भी की जाती है, ठीक है। राजनीतिक और आपका जो संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं करता है, ठीक है। देखिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता की जाती है तो उसमें आपके रोजगार और कौशल विकास प्रधानमंत्री, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, निवेश और विकास मंत्रिमंडलीय समिति, सुरक्षा धार्मिक मंत्रिमंडलीय समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, इन सभी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ठीक है। बाकी जो आपका संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो है, जो आपका संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करता है, ठीक है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका सी हो जाएगा। भारत में नागरिकता खोने के बारे में देखिए, यदि कोई व्यक्ति लगातार 5 वर्षों के दूसरे देश में रहता है, यदि किसी व्यक्ति ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता का प्रदर्शन किया हो, यदि वयस्क आयु तथा सामर्थ्य का कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ देता हो, किस आधार पर भारतीय नागरिकता खो सकता है कोई व्यक्ति, ये आपको बताना है। देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक। पहले में क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार अगर 5 वर्ष तक कोई बाहर रहता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसकी भारतीय नागरिकता चली जाएगी, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2-3। प्रोजेक्ट चीता के बारे में देखिए, चीता स्वतंत्र भारत में विलुप्त होने वाली एकमात्र बड़ी मांसाहारी प्रजाति है। चीतों को केन्या से कूनू राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। प्रोजेक्ट चीता का क्रियान्वयन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है, बाकी आपका गलत है। चीता स्वतंत्र भारत से विलुप्त होने वाली एकमात्र बड़ी मांसाहारी प्रजाति बिल्कुल सही है। और चीतों को जो कूनू राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था वो अफ्रीका के नामीबिया देश से लाया गया था। और प्रोजेक्ट चीता का जो क्रियान्वयन है यह पर्यावरण, वन एवं परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है, जो कि एक वैधानिक निकाय है। और ये जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA भी इसकी निगरानी कर रहा है, ठीक है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। मैंग्रोव के बारे में देखिए, मैंग्रोव भारत के सभी तटीय राज्यों में पाए जाते हैं और मैंग्रोव वन हिमकारी तापमान को सहन नहीं कर सकते। कौन सा विकल्प इसका सही है आपको बताना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। मैंग्रोव वन के बारे में दोनों विकल्प सही हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित मुद्दों पर विचार कीजिए, कौन सा एक सही नहीं है। परमाणु आपदा संबंधित देश, जैसे चेरनोबिल आपदा फ्रांस में,
श्रीमाइल द्वीप अमेरिका, फुकुशिमा आपदा जापान। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है चेरनोबिल, जो है फ्रांस नहीं बल्कि रूस में हुआ था। ठीक है, सही आंसर इसका ही हो जाएगा। गम्बूसिया एफिनिस के बारे में कौन सा विकल्प सही है? मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित करने के लिए जैविक कर्मक के रूप में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह पश्चिमी घाट की एक स्थानिक प्रजाति है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन है पहला सही, दूसरा गलत है। पहला सही, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के जल की स्थानिक प्रजाति है, न कि पश्चिमी घाट की। ठीक है, सही आंसर इसका ये है। क्लाउड सीडिंग के बारे में देखिए, यह तभी काम करता है जब वायुमंडल में पहले से पर्याप्त मात्रा में बादल विद्यमान हो। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग क्लाउड सीडिंग में किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, दोनों विकल्प इसका सही है क्लाउड सीडिंग के बारे में। ठीक है, ऑप्शन ए। हाल ही में आयोजित G20 जो नई दिल्ली में जो आयोजित किया गया था, G20 से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि भारत पहली बार इसकी अध्यक्षता किया था और यह जो है आयोजन काफ़ी सफल रहा था, इसलिए इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है कि भारत की G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम था। भारत मंडपम नाम विजयनगर साम्राज्य के कल्याण मंडपम से प्रेरित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, क्या पूछा, सही पूछा है ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, देखिए G20 वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, यह जो है क्या इसका ध्येय वाक्य है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो भारत मंडपम है यह संत बसवेश्वर के अनुभव मंडप से लिया गया है। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है। नेक्स्ट देखिए, नमो 108, इसका संबंध इससे क्या है? नमो 108 जो है 108 पंखुड़ियों वाले कमल की एक नई किस्म है जिसकी खोज की गई है लखनऊ द्वारा। ठीक है, वनस्पति संस्थान जो लखनऊ है उसके द्वारा किया गया, उस समय चर्चा में था। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया था? हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक किसके द्वारा घोषित किया गया था? किर्गिस्तान द्वारा। ये भी आपका बी हो जाएगा। ईरान, तुर्की, बहरीन, ओमान, कुवैत, इनमें से कितने खाड़ी सहयोग परिषद GCC के सदस्य देश हैं? GCC के सदस्य देश कौन कौन से, यह बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 4, 5, 3, 4, 5, ये सभी GCC के सदस्य देश हैं। टोटल देशों की संख्या GCC की जो खाड़ी सहयोग परिषद है 6 हैं। कौन कौन है? बहरीन है, कुवैत है, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, मुख्यालय इसका रियाद में है, रियाद में है। ठीक है, और स्थापना अगर पूछ ले तो 1981 में स्थापना हुआ था। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान के बारे में देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आदिवासी क्षेत्रों में सड़क एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, सभी आदिवासी परिवारों को निःशुल्क इंटरनेट सुविधा प्रदान करना। कौन सा विकल्प आदिवासी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के बारे में सही है? कौन सा विकल्प इसका सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य निःशुल्क इंटरनेट उपयोग की सुविधा प्रदान करना नहीं है। इसका उद्देश्य सड़क और दूरसंचार संपर्क से मतलब इनकी कनेक्टिविटी जो है वो सुदृढ़ करना। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। बाब अल माल्टेल जल संधि के बारे में देखिए, समुद्री नौचालन के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति संकीर्ण मार्ग है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। इस जल मरुमध्य को दोनों ओर कौन सा देश स्थित है? इसके दोनों ओर है जिबूती और यमन। ऑप्शन सी हो जाएगा, जिबूती और यमन। हाल ही में शुरू की गई श्रेष्ठ योजना के बारे में देखिए, इसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में उत्कृष्टता केंद्र का क्रियान्वयन करना, क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगर श्रेष्ठ की हम बात करें, श्रेष्ठ की अगर हम बात करें तो भारत में अनुसूचित जाति की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम उठाते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय योजना के लिए श्रेष्ठ की शुरुआत की थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। दोनों विकल्प इसका गलत है। काई चटनी के बारे में देखिए, किस राज्य का है जिसे GI टैग दिया गया था, या उड़ीसा का है जिसे GI टैग प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। जेट स्ट्रीम के बारे में देखिए, उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के लिए उत्तरदायी है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, माउंट मेरापी ज्वालामुखी जापान, माउंट उलावुलू पापुआ न्यू गिनी, माउंट एटना इटली। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा तीसरा इसका सही है, पहला गलत है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी यह आपकी जापान नहीं बल्कि कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है माउंट मेरापी ज्वालामुखी। और चर्चा में क्यों? इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ था जिस कारण चर्चा में था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। अंग्रेजी, जर्मन, अरबी, चीनी और हिंदी। इनमें से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है, यह बताना है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1, 3, 4 अर्थात अंग्रेजी है, ठीक है, अरबी है और चीनी है, ठीक है। अंग्रेजी, अरबी, चीनी हो गया और फ्रेंच हो गया, रूसी हो गया, स्पेनिश हो गया। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र है इसकी टोटल जो अधिकारी भाषाओं की संख्या है वो 6 है, ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर सी हो जाएगा। भारत के महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में देखिए। आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खनिज आवश्यक हैं। महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता की कमी से आपूर्ति श्रृंखला में सुभेद्यताएं आ सकती हैं। ग्रेफाइट को महत्वपूर्ण खनिजों में से एक के रूप में पहचाना जाता है या माना जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तीनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। भारत में पर्वतीय दर्रों के बारे में देखिए। बोमडिला सिक्किम को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। दिफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के त्रि जंक्शन पर स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही है यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत। ठीक, बोमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश के लहासा को जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है। बाकी दिफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बाद त्रि जंक्शन पर स्थित है। ठीक, सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदान के बारे में देखिए। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में दोआब स्थित है। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में है। उत्तरी मैदान समतल भूमि है जिसके उच्चावच में कोई भिन्नता नहीं है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। इसमें जो कह रहा है कि उत्तरी मैदान समतल भूमि जिसमें जिसके उच्चावच में कोई भिन्नता नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीनों भागों में बांटा गया है। उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग जो पंजाब और पैजाम, जो पंजाब का मैदान जिसे कहा जाता है, सिंधु और उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित इस मैदान का बड़ा भाग पाकिस्तान में है। सिंधु और उसकी सहायक नदी जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इसका उद्गम जो कि हिमालय से होता है। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या अधिक पाई जाती है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता के बीच में है और ये उत्तर भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तक, पश्चिम बंगाल तक मतलब टोटल फैला हुआ है, ठीक है। और उत्तरी मैदान की जो व्याख्या है, इसमें उच्चावच, इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है, यहाँ सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है अधिक उच्चावच देखने को मिलता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी। निम्नलिखित उम्र पर विचार किए। कुछ नदी और जल संपर्क। कांगो अटलांटिक महासागर में, नाइजर गिनी की खाड़ी में, मेकांग दक्षिण चीन सागर में। और इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, सौर ऊर्जा और पवन प्रवाह का द्वारा उष्मन, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का कोरियोलिस बल, इनमें से कौन समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है? कौन समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1, 2, 3, 5। 1, 2, 3, 5, ठीक है। पृथ्वी का परिक्रमण नहीं, पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव पड़ता है, परिक्रमण का नहीं, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चक्रवात के बारे में देखिए। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात में एक स्पष्ट वाताग्र प्रणाली होता है जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में विद्यमान नहीं होता। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, किंतु बहुरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात का भारत में स्थलावतरण नहीं होता। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला दूसरा सही है, ठीक है, तीसरा गलत है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का भारत में स्थलावतरण होता है, ठीक है, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। बायोगैस के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका उत्पादन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोयला और तापीय गैसीकरण द्वारा होता है। यह बिना धुएं के जलता है और राख जैसा कोई अवशेष नहीं उत्पन्न करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, एक सेकेंड, क्या बताना है इसमें, कौन सा सही नहीं है बताना है, ठीक है। इसका उत्पादन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोयले के तापीय गैसीकरण द्वारा होता है, यह गलत है, ये गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोमती नदी वाराणसी के पास गंगा नदी में मिलती है। साबरमती धरोई घाटी से होकर बहती है। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है प्राणहिता। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प इसका सही है। हाल ही में समाचारों में देखा गया अमेतरासु शब्द सबसे अधिक जो संबंध है या जो वर्णन करता है, सटीक वर्णन किससे है? देखिए, इसका जो सही आंसर है, एक अति उच्च ऊर्जा ब्रह्मांडीय किरण जिसे अमेतरासु कहा गया है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण निम्नलिखित में से किस तकनीक पर आधारित है? विशाल भाषा मॉडल, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क, ब्लॉकचेन, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 1, 2, 4, तीसरा गलत है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे या नहीं आधारित है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV है, इसके बारे में बताना है।
यह जो है किस प्रकार का वायरस है? रूबेला, हेपेटाइटिस, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर या फिर सिफिलिस? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक गर्भाशय ग्रीवा कैंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 5G तकनीक के बारे में निम्न कथनों पर विचार। यह बड़े पैमाने पर मशीनों के बीच परस्पर संचार को सक्षम करेगा। इसमें 4G की तुलना में कम विलंबता होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प इसका सही है, ऑप्शन सी। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला कृत्रिम संश्लेषित भ्रूण विकसित किया है, और इसके बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह प्रयोगशाला में मानव शुक्राणु और अंड कोशिकाओं के निषेचन द्वारा हुआ है। यह आनुवांशिक विकारों के प्रभाव और स्वतः प्रवर्तित गर्भपात के जैविक कारणों को समझने में सहायता हो गई। इससे वे प्राकृतिक मानव भ्रूण के विकास का अनुसरण करता है। वे मानव गर्भ का उपयोग किए बिना सृजित किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, वे प्रयोगशाला में मानव शुक्राणु और अंड कोशिकाओं के निषेचन द्वारा हुआ है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रयोगशाला में स्टेम कोशिका से विश्व का पहला कृत्रिम संश्लेषित भ्रूण जो है विकसित किया गया। ठीक है, तो सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू है। तो क्वेश्चन नंबर 131 का सही आंसर बी हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 132 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32, इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 133 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। क्वेश्चन नंबर 134 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 135 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्रवार। क्वेश्चन नंबर 136 का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 137 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 138 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 139 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शनिवार। और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 140 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जिन लोगों को पेड ग्रुप ज्वाइन करना हो टेलीग्राम पे मैसेज करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अपना जो फीडबैक है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।